हाँ जी भाई, गुड इवनिंग। चलिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि जो मेनिस्कस होती है वो दो टाइप की होती है, कनकेव मेनिस्कस एंड आज का जो काम है मेजरली डेरिवेशनल बेस्ड है। और अभी तक आप कह सकते हो कि इस चैप्टर में हमने सिर्फ आई गेस दो ही डेरिवेशंस पढ़ी हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है। एक हमने पढ़ी है गॉस प्रेशर विच इज प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, और एक हमने पढ़ी है सरफेस एनर्जी की विच इज सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया। आज हम लोगों को बात करनी है एक्सेस प्रेशर के रिगार्डिंग। मैंने आपसे लास्ट क्लास में बात की थी कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर का मतलब होता है कितना प्रेशर एक सिस्टम के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू दी प्रेशर आउटसाइड उसके। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक ड्रॉपलेट है जो नीचे से ऊपर जा रही है तो वो क्या होती रहेगी, एक्सपैंड, क्योंकि उसके अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर के मुकाबले बढ़ता चला जाएगा। उस प्रेशर की वजह से चीजों में एक्सपेंशन वगैरह आता है, वो रीजन एक्सेस प्रेशर होता है। आज हमें उस एक्सेस प्रेशर को क्या करना है, कैलकुलेट। ये गेट बंद कर दूं एक सेकंड में। हाँ, अब एक्सेस प्रेशर की अगर हम यहाँ पे आज डेरिवेशन की बात करें तो हमारे पास एक ड्रॉप है। हाँ भाई, वो ना शायद साउंड वाला लेक्चर गलती से उसमें चला गया था, मैंने बोल दिया उनको, मुझे सात्विक ने बताया था, वो आज या कल में ठीक कर देंगे इसको। ठीक है, ये हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है। क्या है? मतलब इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है। कोई आप वाटर इमेजिन कर सकते हो, कोई भी लिक्विड इमेजिन कर लो वैसे तो, बट आप वाटर इमेजिन कर लो। और ये पूरा लिक्विड ड्रॉप है, और इस लिक्विड ड्रॉप का जो रेडियस है, इस लिक्विड ड्रॉप का जो रेडियस है वो कितना है, आर है। इस लिक्विड ड्रॉप का रेडियस कितना है, आर है। अब ये लिक्विड ड्रॉप एक्सेस प्रेशर की वजह से एक्सपैंड हो जाता है। ये लिक्विड ड्रॉप एक्सेस प्रेशर की वजह से एक्सपैंड हो जाता है, और इसका जो नया रेडियस हो जाता है वो कितना हो जाता है, आर प्लस डेल्टा आर, यानी कि जो इसका रेडियस है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, डेल्टा आर इंक्रीज हो जाता है। अब इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो हमें पहले तो कंसिडरेशन लिखनी होगी, लिख लें। let us take a liquid drop of radius बड़ा R. Let us take a liquid drop of radius बड़ा R. A liquid drop of radius बड़ा R, and it is expanded by delta R. It is expanded by delta R due to excess pressure. Expanded by delta R due to excess pressure inside the liquid drop. Due to excess pressure inside the liquid drop. ठीक है, अब इधर देखेंगे एक सेकेंड, क्योंकि डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं अब हम। अब आप मुझे बताएं, जो छोटा सा वर्क डन होगा वो होगा फोर्स इनटू में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब जो छोटा सा वर्क डन होगा वो होगा फोर्स। फोर्स को मैं प्रेशर इनटू में एरिया लिख सकता हूं, और छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, डेल्टा आर। जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, डेल्टा आर। तो डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास ये आ गया। अब मैं चाहूं थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर दूं, तो प्रेशर इनटू में एरिया की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 4 पाई आर स्क्वायर इनटू में क्या, डेल्टा आर। कोई दिक्कत है अभी तक? इसको मान लेंगे हम कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट। ऑल्सो जो वर्क डन है वो हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था, सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया। अब चेंज इन एरिया कैसे निकालें, फाइनल एरिया विच इज 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। समझ गए? ये इनिशियल सरफेस एरिया स्फीयर का, और ये फाइनल, दोनों को माइनस कर देंगे तो चेंज इन एरिया आ जाएगा। तो यहां से डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, 4 पाई मैंने कॉमन ले लिया, और 4 पाई कॉमन लेने के बाद यहां पे बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r। ये मैंने एक्चुअली में इसको खोल दिया, माइनस में क्या है, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है,
डेल्टा, पहली बात तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो एस इंटू में क्या बच गया 4 पाई, इंटू में क्या बच गया डेल्टा आर का होल स्क्वायर, प्लस में 2r डेल्टा आर। अब बहुत ध्यान सुनना है आपको, यहाँ पे एक बात, आपके हिसाब से डेल्टा आर कितना होगा, मतलब गेस दी वैल्यू। एक मान लो एक मछली ने बबल फुलाया और वो एक्वेरियम में थी और वो बबल बाहर आया, तो नीचे से ऊपर तक आने पे आपके सबसे डेल्टा आर कितना रहेगा, क्या ये आंसर मिलीमीटर्स में होगा। अब मिलीमीटर का मतलब 10 की पावर -3 होता है मीटर में, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 10 की पावर -6। क्या मैं डेल्टा आर को इग्नोर कर दूं, बोलो, क्या मैं डेल्टा आर को इग्नोर कर दूं? क्यों? क्योंकि वो पहली बात तो डेल्टा आर ही छोटा है, तो डेल्टा आर का स्क्वायर, मैं यहां से इस डेल्टा आर को इग्नोर नहीं करूंगा क्योंकि वो डेल्टा आर है, लेकिन ये डेल्टा आर का स्क्वायर है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, छोटा। तो यहां पे आपको एक लाइन लिखनी होगी, एज डेल्टा आर का जो स्क्वायर है इट इज टेंड्स टू 0, ये लगभग 0 के बराबर होगा, तो उसको हटा देते हैं। तो यहां से जो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा 4 इंटू में 2 8 एस, हाँ जो भी है, पाए आर डेल्टा आर। बात समझ में आई? और इसको आप कौन सी इक्वेशन मान लीजिए, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम आपस में क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, डन रहेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है, P इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर आ गया, P इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर आ गया, और यहां पे वर्क डन किसके बराबर है, 8s पाई कितना आर डेल्टा आर, आर, अब डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, एक आर से एक आर, पाई से पाई, कुल मिला के कहने का मतलब है जो P आ चुका है यहां से 4, वो 2s बाय आर बच जाएगा। ये हमारे पास एक्सेस प्रेशर आ जाता है फॉर अ लिक्विड ड्रॉप, यानी एक लिक्विड ड्रॉप में हमेशा कितना प्रेशर एक्सेस रहेगा, 2s बाय आर। अब जितना बड़ा उसका रेडियस है एक्सेस प्रेशर उतना कम होगा, मतलब इनिशियली एक्सेस प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, जैसे जैसे वो क्या होता चला जाएगा, एक्सपैंड, उसका प्रेशर कम होता चला जाएगा, और ये ऑब्वियस भी, एक्सपैंड होगा तो प्रेशर कम होगा ना, और सरफेस टेंशन के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही। ये हमने सोप बबल के लिए नहीं किया, ये हमने लिक्विड ड्रॉप के लिए किया। अब यही सेम काम है किसके लिए भी करना है, पर पहले समझ लो क्या किया। सबसे पहले हमने वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट से निकाला, फिर वर्क डन का फॉर्मूला सरफेस एनर्जी इंटू में चेंज इन एरिया से निकाला, और दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। किसके लिए किया, लेकिन लिक्विड ड्रॉप के लिए। अब यही काम हमें किसके लिए भी करना है। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे बताओ सोप बबल और लिक्विड ड्रॉप में फर्क क्या होता है, बोलो, सोप बबल और लिक्विड ड्रॉप में फर्क क्या होता है। ये चला लें यार 5 मिनट, ऐसे बड़ी घुटन घुटन सी हो रही है, 2 क्लास तो ले ली इसके बगैर, बड़ा अजीब सा लग रहा है थोड़ा। बाकी किसी को ठंड वंड लगे तो बता देना, बंद कर देंगे। बताओ जल्दी बताओ भाई। तो आंसर है लिक्विड ड्रॉप में अंदर पानी होता है, बाहर हवा होती है, और एक ही लेयर होती है उनके बीच में। लेकिन अगर किसकी बात की जाए सोप बबल की, तो अंदर भी हवा है, फिर एक लेयर है सोप की, फिर बाहर एक हवा है, तो 2 लेयर हो गई। कितनी लेयर हो गई, ये खोल पाओगे यार? अरे यार तुम सब क्या देखने लग जाते हो, तुम्हें जाना है क्या वहां? तुम बताओ बाकी में फर्क क्या है। हाँ थैंक यू, बस बताओ। लिक्विड में क्या है, अंदर क्या है, पानी, फिर एक क्या है, लेयर, और बाहर क्या है, हवा, बोलो। लेकिन सोप बबल की बात की जाए तो अंदर क्या है, हवा, फिर क्या है, लिक्विड यानी सोप, मान लो सोप, और फिर क्या है, हवा। तो कितने लेयर होती हैं? तो बस दोनों में फर्क ये है कि इसमें 2 लेयर है, उसमें 1 लेयर थी। तो जो भी सारी डेरिवेशन सेम रहेगी, बस यहां पे जो चेंज इन एरिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज वहां पे 2 लेयर्स होंगे। करें शुरू। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये इमेजिन करना है कि यहाँ पे हमारे पास एक सोप बबल है। अब सोप बबल की जो लेयर्स हैं वो कितनी है, 2। अब ये एक्सपैंड होगा, ऑल्दो उसकी मोटाई को हम लोग इग्नोर करेंगे, उनमें ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो रेडियस जो है वो कितना है, r, और अब रेडियस कितना हो गया, r प्लस डेल्टा आर। तो कितना खींच दिया आपने, डेल्टा आर। लिखेंगे नहीं नहीं नहीं, अंदर एयर, फिर ये सोप, और फिर एयर। सुनो भाई, एक अंदर वाली हवा
और सोप के बीच में एक लेयर बनेगी सरफेस टेंशन की, एक बाहर वाली हवा और ऊपर वाली लेयर के बीच में सरफेस टेंशन। हाँ, लेट अस टेक अ सोप बबल ऑफ रेडियस बड़ा R, let us take a soap bubble of radius बड़ा R and its radius changes by delta R due to excess pressure. Its radius changes by डेल्टा आर ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, फुल स्टॉप। हाँ जी, अब अगर ऐसा हुआ तो जो वर्क डन है वो क्या रहेगा बताओ, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू में एरिया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना कराया हमने, डेल्टा आर। अब प्रेशर की जगह प्रेशर ही रहेगा, एरिया की जगह 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। तो क्या पहली इक्वेशन तो हमें सेम ही मिल गई, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, अब यहां पे हमें ध्यान देना है कि वर्क डन यानी सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया भी होता है। अब सरफेस टेंशन तो हमारे पास एस ही है, लेकिन चेंज इन एरिया कितना हो गया, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई, लेकिन ये तो एक ही लेयर का एरिया है, ये तो हमें इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज सोप कंटेन्स 2 लेयर। चाहे मैं यहां पे लिख देता हूं, बिकॉज सोप बबल कंटेन्स 2 लेयर्स। सोप बबल के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं। बात समझ में आई, सोप बबल कंटेन्स 2 लेयर्स। तो बस यहां पे 2, अब बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आओ जी डेरिवेशन कर लें, क्या कॉमन ले लो, 4 पाई इंटू में 2, तो 8 पाई कॉमन आ गया, इंटू में क्या है एस। यहां पे फिर से आइडेंटिटी खोल देंगे जैसे पहले खोली थी, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर, और इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा डब्ल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ, 4 इंटू 2 8 16, और अगेन यहां से क्या इग्नोर कर देंगे हम, डेल्टा आर। तो पहले वही लिख देते हैं आप, तो एज डेल्टा आर का स्क्वायर इज टेंस टू 0। अब अगर ये 0 हो गया तो यहां से ये भी हट गया, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, तो ये बचा और ये बचा। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो डेल्टा डब्ल्यू यानी वर्क डन इज 8 इंटू में 2 16 पाए, यहां पे क्या बच गया, एस आर डेल्टा आर। बोलो भाई, एस आर डेल्टा आर। इसे कौन सी इक्वेशन मान लो आप, सेकेंड इक्वेशन। अगेन वही वाली बात आ जाएगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। यहां से वर्क डन क्या है, P इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, और यहां पे क्या है 16 पाई एस आर डेल्टा आर। अब यहां से आप देख सकते हैं कि सब कुछ कैंसिल हो जाएगा सिवाय 4, एक एस बच गया, 4 से काटोगे 4 बच गया, एक यहां से क्या बच जाएगा आर, तो क्या आ जाएगा, और यार आना भी चाहिए था, पिछली बार से डबल ही तो आएगा। डबल क्यों आएगा, बिकॉज 2 लेयर है। बात समझ में आई। तो अगर एक डेरिवेशन आपको याद होती है, दूसरी ऑटोमेटिकली होती है, बिकॉज बस क्या ही तो करना है, डबल ही तो करना है। कोई दिक्कत, पक्का आगे बढ़े, बढ़े, पक्की बात है। आज का नया टॉपिक एंगल ऑफ, छोटा टॉपिक है बबल का इनिशियल, सर्फ स्फीयर है नहीं, वॉल्यूम होती है बाबू, क्या कर रहे हो, वो तो वॉल्यूम होती है। अच्छा, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है वो समझे। पहली बात तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की अगर मैं आपको डेफिनेशन दूंगा तो बड़ी अजीब सी लगेगी। इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द मेनिस्कस एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत इजी सा टॉपिक है। वो देखें, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में कनकेव मेनिस्कस जो है वो बन गया है। कौन सा मेनिस्कस, अब अगर उसमें कनकेव मेनिस्कस है तो ऐसा कुछ होगा, और यहाँ पे क्या भरा हुआ होगा, पानी। अब एक हमारे पास अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे पास इस मेनिस्कस से एक टेंजेंट यहां बन रहा है,
और एक कंटेनर का जो दीवार है, अगर मैं इनके बीच का एंगल नापता हूं तो इस एंगल को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन द कंटेनर एंड द टेंजेंट टू द मेनिस्कस। आओ सेकेंड कंटेनर लेते हैं। इस बार हम कौन सी मेनिस्कस लेंगे? कन्वेक्स मेनिस्कस। कन्वेक्स मेनिस्कस क्या होती है भाई? जिसकी शेप कन्वेक्स होती है बेटा। अब यहां पे अगर मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाता हूं तो यहां से टेंजेंट यहां बनाया, इसमें कंटेनर में ये रहा, और ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट। बोलो। और अगर मैं यही एंगल ऑफ कांटेक्ट किस में बनाऊं? प्लेन मेनिस्कस में। क्या प्लेन मेनिस्कस होती हैं? वैसे तो नहीं होती, दुनिया में हर मेनिस्कस या तो कन्वेक्स होगी या तो कनकेव। बस बोलने की बात होती है कि प्लेन है, होती वैसे कोई भी नहीं है। बट अगर हो भी गई, मान लो लगभग कोई मेनिस्कस क्या भी हो गई प्लेन, तो उसमें हमारे पास जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा कैसे बनेगा? तो यहां से तो टेंजेंट तो ऐसे ही जाएगा, मतलब टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है यहां तो, और ये हमारे पास कंटेनर की दीवार है, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि कनकेव मेनिस्कस में एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा एक्यूट बनेगा? पक्की बात है। और कन्वेक्स मेनिस्कस में एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा ऑब्ट्यूज होगा। ये भी सही बात है क्या? और अगर मेनिस्कस कौन सी है? प्लेन, तो उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा राइट एंगल होगा। ये कौन सी मेनिस्कस है? प्लेन। ये कौन सी है? और ये कौन सी है? इसका कहां काम आएगा? आज ही आप देखोगे डेरिवेशन में काम आ जाएगा, छोटे सा, पर ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट अपने आप में टॉपिक भी है। ठीक है, डन है। क्या है एंगल ऑफ कांटेक्ट? परिभाषा पढ़ लो, पढ़ लो। यहां कोहेसिव एडहेसिव फोर्स, हाँ वो तो ही, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स प्लस वही एक्सेस प्रेशर का खेल जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। प्लेन। बोला था नहीं? बोला है, आज ही बोला बेटा, अभी 5 मिनट पहले ही बोला है ना, कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, बस ऐसे बना रहे हैं समझने के लिए। या कुछ मेनिस्कस लगभग क्या होती हैं? प्लेन। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। बोलो। अब हमारे पास एक और टॉपिक आ रहा है विच इज कैपिलैरिटी। अब कैपिलैरिटी क्या होता है इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करें। आप सब ने दीपावली पे दिए जलाए होंगे या कभी भी जलाए हों, लेकिन दिए जलाए होंगे। और दियों में आप क्या करते हो? आप नीचे दिया लेते हो, ऊपर सरसों का तेल जनरली या कोई भी और तेल या घी ले लेते हो, और आप उसके अंदर एक कॉटन की विक डाल देते हो, बत्ती डाल देते हो, और उसके बाद जब आप उसे जलाते हो तो क्या होता है कि वो तेल को सोखता रहता है और जलता रहता है। बोलो। चलो पहला। दूसरा, आप सब जब नहाते हो तो अपने शरीर को पोंछने के लिए आप तौलिया यूज करते हो। अच्छा, अब आप बताओ, अगर आप बहुत ज्यादा अमीर हो तो क्या सिल्क का तौलिया यूज करोगे आप अपने शरीर को पोंछने के लिए? कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो यूज तो कॉटन ही करेगा। क्या करेगा? बस कॉटन में अच्छी क्वालिटी, बुरी क्वालिटी, लुई विटॉन, गुच्ची बुच्ची आ जाएगा, और कुछ नहीं। बट हाँ, रहेगा वो कॉटन का ही ना यार, क्योंकि शरीर पोंछने के लिए आपको कॉटन चाहिए। क्या चाहिए? आप सिल्क का कपड़ा यूज करके शरीर नहीं पहुंच पाओगे, डिस्कस कर रहे हैं अभी। या पहुंचोगे तो मजा नहीं आएगा, मतलब अजीब सा लगेगा। आप सोचो सिल्क की साड़ी से आप अपना शरीर पहुंचो, अबे रोमांटिक क्यों हो गया यार? सिल्क की साड़ी से आप अपना शरीर पहुंच रहे हो या सिल्क के रुमाल से आप शरीर पहुंच रहे हो, वो पूछेगा ही नहीं। पूछेगा मतलब जो भी कहते हैं यार, शब्दों पे जाते हो यार। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कैंडल जलाते हो आप, क्या जलाते हो? कैंडल में अंदर एक विक होती है, कॉटन की होती है, वो खींचते रहते हैं। ये सारा का सारा खेल कैपिलैरिटी का है। किसका है? देखो होता क्या है, अगर हमारे पास कोई बहुत फाइन पोर्स हैं, बहुत फाइन पोर्स हैं, दोबारा बोल रहा हूं, कितने फाइन? इसे हेयर लाइक बोर कहते हैं। क्या कहते हैं? इतना छोटा कोई पाइप जहां पे आपका बाल भी ना घुस पाए, इतने छोटे छोटे ट्यूब्स। आपने स्कूल में कैपिलरी ट्यूब्स देखी हैं? एक्चुअली उससे ही पतले अगर बोर्स हैं तो होता क्या, सुनना। उनमें पहली बात तो लिक्विड अपने आप राइज करना शुरू करता है। क्या करना शुरू करता है?
आप चाहो तो जबरदस्ती फॉल भी करवा सकते हो, पर जनरली उसमें अपने आप लिक्विड क्या करता है, राइज। पहली बात तो, पहला सवाल तो आता है ऐसा क्यों करता है। तो अगर कोई बहुत फाइन एक ट्यूब है, मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है। अब आप इस कंटेनर के अंदर अगर एक बहुत पतला बहुत फाइन कैपिलरी ट्यूब डाल दोगे, कैपिलरी ट्यूब डाल दोगे, जिसको मैंने अभी जिस मोटाई का बनाया है वो इससे भी एक्चुअली बहुत पतला, आपको पता है जितना मैंने क्या बनाया, एक लाइन, उससे भी क्या अगर पतला कोई पाइप है तो क्या होगा, कैसे कह सकते हैं कि उसके अंदर एयर होगी ही नहीं या ना के बराबर होगी, जिसकी वजह से वहां पे अगर नहीं होगा एयर तो लो प्रेशर क्रिएट होगा और आसपास क्या है, हाई प्रेशर, और लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ क्या करने लग जाएगा, राइज। लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ राइज करने लग जाएगा। दिस इज बेसिकली नोन एज कैपिलैरिटी और कैपिलरी एक्शन। दिस इज नोन एज कैपिलैरिटी और कैपिलरी एक्शन। अब आप समझते हैं इसका एक एक एग्जांपल। अब जो कॉटन है वो आप सबको पता है एक नेचुरल फैब्रिक है, और उस नेचुरल फैब्रिक के अंदर बहुत छोटे, फैब्रिक नहीं मतलब फाइबर है, सॉरी, नेचुरल फाइबर है। फाइबर से तो बनता है क्या, वो नेचुरल क्या है, फाइबर है। अब उसके अंदर बहुत छोटे छोटे ही सही लेकिन पोर्स होते हैं कॉटन में, जिसकी वजह से जैसे आप उसे घी तेल में डालते हो तो वो किसका कैपिलरी एक्शन शो करता है, घी तेल का। और घी तेल का कैपिलरी एक्शन शो करेगा तो क्या होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई एक दिया है, अब इस दिए के अंदर आपने यहाँ पे ऑयल ले रखा है, अब यहाँ पे आपने क्या डाल दी, वो विक यानी कि बत्ती। अब कॉटन में क्या होता है, छोटी छोटी क्या होती हैं, कैपिलरी ट्यूब्स यानी पोर्स, जहां से ये कैपिलरी एक्शन होता है और ये तेल ऊपर चला जाता है। आप यहां से इसको जला देते हो, तेल जलता रहता है, यहाँ पे खत्म होता है और जाता है, फिर तेल जलता है और जाता है, फिर तेल जलता है और जाता है, जैसे सारा दिया, जैसे सारा तेल। अब तेल नहीं जा रहा है तो अब ये कॉटन जलने लग जाएगी। सेम मोमबत्ती में होता है। मोमबत्ती में क्या होता है भाई, अंदर एक कॉटन की विक होती है जो दिख नहीं रही होती है और उसके आसपास उन्होंने मोम चिपका रखी होती है, जला देते हैं। ये गर्म होने की वजह से आसपास की मोम को पिघलाती है, पिघली हुई मोम इस विक पे ऊपर उठती है, जलती है, फिर धीरे धीरे ये खत्म होती है, ये विक भी जलती है, फिर ये आग बत्ती नीचे आती है, नीचे वाली मैम मोम को पिघलाती है, वो पिघलती है। क्या प्रॉपर साइंस है, मेल्टिंग भी हो रहा है और कैपिलरी एक्शन भी हो रहा है और कंबंशन भी हो रहा है, सब कुछ ही एक साथ हो रहा है। ग्रेविटी का अपना रोल है यहाँ, उल्टी जल लगा दोगे नहीं जलेगी मोमबत्ती, पिघली हुई वैक्स नीचे गिर जाएगी, वो एब्जॉर्ब क्या करेगा, आग को बुझा देगा। तो प्रॉपर साइंस है यार। एक कैंडल है 5 रुपए की, जल रही, हैप्पी बर्थडे फूक मार दी, खत्म। एक है, आप इस तरीके से सोचो तो कितनी सारी साइंस लग रही है इसके अंदर एक साथ, समझ रहे हो आप। तो उसमें से एक अभी जिसकी बात हम कर रहे हैं वो क्या है, कैपिलरी एक्शन, जिसमें ये कॉटन के छोटे छोटे पोर्स किसको ऊपर उठाएंगे, मोम को, और जलाते रहेंगे। अब अगर बात करें हमारे कॉटन के टाल की, मान लो मैं, मेरा शरीर गीला है, मैंने ऊपर तौलिया पहन लिया, रोब पहन लोग बाथिंग रोब, और या फिर अपना शरीर के ऊपर तौलिया बस ऐसे रख दिया। ऑल्दो हम तो जल्दबाजी करते हैं, अमीर लोगों को जल्दबाजी नहीं होती है, वो ऐसे निकलते हैं अपने वॉशरूम से, ऐसे बाथ रोब पहन लेते हैं, ऐसे अनाड़ा बांध लेते हैं, बस ऊपर भी वो पहन लेते हैं, अपना बैठे रहते हैं पूल किनारे। समय बहुत है ना यार, हमको जल्दी जल्दी शरीर पहुंचना होता है, तो हम एक तौलिया लेते हैं, ऐसे रगड़ते हैं, यहाँ रगड़ते हैं, ऐसे उल्टा करके पीछे रगड़ते हैं। कमर कौन रगड़ साफ करेगा, हमारी नौकर है नहीं, गरीब लोग हैं। और बाथरूम में तो क्या है, हर जगह से पहना उसने, सोख लिया। दोनों में साइंस एक ही लागू हो रही है, बस कि जैसे कॉटन हमारे शरीर पे क्या होता है, टच, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, और वो, अब जिन लड़कियों के बाल बड़े होते हैं उनको पता होगा, या आप में से घर वालों ने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, ऐसे बाल के ऊपर तौलिया लपेट लेते हैं और ऐसे घुमा के रख लेते हैं, देखा है आप लोग, जानते होंगे यार। जब बाल बड़े होते हैं तो वो बहुत जल्दी सूखते नहीं है यार। यार देखो, लड़के रोज भी सर धो लेंगे, प्रॉब्लम नहीं, लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल है यार, कि और सर्दियों में तो खासकर, बिकॉज बाल बहुत लेट सूखते हैं, बोलो। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, तौलिए में ही बाल को लपेट लेते हैं, या बाल में तौलिया लपेट लेते हैं, इट्स ऑल सेम थिंग, और फिर उसको ऊपर ही जुड़ा बना के रख लेते हैं, जब तक बाकी काम करते रहते हैं। 5-10 मिनट ऊपर से वो सारा तौलिया क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सिंपल सी साइंस है। अब आप बताओ मुझे, गर्मियों में कौन से कपड़े पहनना बेहतर रहेगा, कॉटन या सिल्क? बिकॉज हमारे शरीर का जो पसीना निकल रहा है वो कॉटन क्या करेगा, एब्जॉर्ब, ऊपर तक लेके आएगा, फिर इवेपोरेशन होगा। और 9th में पढ़ा, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। क्या होती है, मान लो मैंने सिल्क का कपड़ा पहन लिया, मान लो पन्नी पहन ली, पन्नी शरीर, अरे यार उर्फी चौधरी बन गया मैं, सही नाम ले रहा हूं क्या मैं, उर्फी जावेद बन गया मैं। क्या बन गया भाई, सबको पता है चौधरी कौन है ये,
आपने जोड़ा है सर। उर्फी चौधरी को नहीं जानते तुम? ओ उर्फी जावेद नहीं जानते? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं नहीं भाई, ये तो तुम जानते हो कि नहीं जानते? वो तुम्हें नहीं जानती, देखो तुम, हम सब जानते हैं ना, वो हमें नहीं जानती, हम सब जानते हैं। अब ठीक है, अपने अपने सबके तरीके। किसको? तो जान जाएगी भाई, क्या पता एक आध रीलें देखी हो भाई हमारी भी। चलो बेटा, या तुम बीच बीच में को खुश मत क्या करो। मान लो हम बात कर रहे थे किसकी, अबे और फिर मान लो मैंने अपने शरीर पे पन्नी पहन ली। क्या पहन ली? ब्लैक कलर की, ट्रांसपेरेंट नहीं, ठीक है। और अब आप मुझे बताओ कि अब मुझे, और मैं पार्क में से रस्सा कूद रहा हूं, तो क्या? अरे बढ़िया में बन सकता ना, ऐसा द बॉयज करके लिखा। सुनो, मान लो मैंने पन्नी पहन के मैं रस्सा कूद रहा हूँ। बेटा साइंस को समझेंगे प्लीज। आपको पता है विद इन हाफ एन आवर मुझे बहुत अजीब सा लगेगा, मेरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और हम बेहोश भी हो सकते हैं। रीजन आपको पता है ना, बायोलॉजिकली पसीना हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। पसीना आता है, इवापोरेट होता है, उससे कूलिंग कॉज होती है। लेकिन अगर वो पॉलीथीन होगी मेरी स्किन के ऊपर, तो वो पसीने को इवापोरेट नहीं करने देगी, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ता चला जाएगा और बंदा बेहोश हो सकता है, मर भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कॉटन के कपड़े पहनने से क्या होता है? पसीना क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, एलोन लॉस, जिसके से ऊपर आता है कैपिलरी एक्शन। अब बताओ तेल कहां लगाना चाहिए, जड़ों में या बालों में? जैसे कि कहने का मतलब यह है कि मान लो कि एक पर्सन के बाल बहुत बड़े हैं, यहां से यहां तक है, ठीक है ना। अब उसको ऑयलिंग करनी है, तो ऑयलिंग कहां की जाए? स्कैल्प पे की जाए या बालों पे भी लगाया जाए? दोनों पे लगाया जाए। कौन कह रहा है? नहीं बेटा नहीं, गलत है, तेल वेस्ट है वो, है ना। मेरे ना पड़ोस में एक अंकल रहते थे, जब मैं सेक्टर 5 में रहता था, तो सामने ही सेक्टर 5 में जब मैं रहता था, उसको क्यों देख रहे हो तुम? अब वो है ना मेरा पड़ोसी। तो पहले वो सेक्टर 5 में, और सेक्टर 5 की बालकनी बहुत मैच होती है, मतलब ऐसे वैसे एक उंगली का गैप होता है, मतलब हाँ। आग लगी ना 10 घर और जाएंगे। एक बार मैंने देखा हमारे यहाँ एक सेक्टर 5 में घर है, उसमें 5 फ्लोर है। ऑल्दो लीगल 1 फ्लोर है, यहाँ 5 फ्लोर है। तो मैंने बोला था एक दिन सेक्टर 5 डोमिनोज की तरह जाएगा पूरा, एक गिरेगा साथ साथ सारे गिरेंगे। सारे बहुत जुड़े हुए हैं ना यार यहाँ। तो एक अंकल अपने सामने वाले घर पे पौधों को पानी दे रहे थे, तो बड़े एजेड से अंकल, रिटायर्ड बंदा, जॉब वॉब छोड़ चुका है, सब हो चुका है, ठीक है। तो उनके हाथ में फुसफुस सा था, तो वो ना पौधों को ऐसे करके स्प्रे कर रहे थे। तो मैंने अंकल को, नॉर्मली कन्वर्सेशन चल रही है, अंकल जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, ठीक है ठीक है। अब मैंने पूछा अंकल अभी फुसफुस से पानी क्यों दे रहे हो उसको? तो कह रहे क्योंकि पत्तियों को भी तो पानी चाहिए होता है बेटा। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो अंकल, अकॉर्डिंग टू साइंस पानी सिर्फ जाइलम, मतलब मैंने जाइलम वाइलम वर्ड नहीं बोले हैं, जड़ों से नीचे जाता है। ऊपर पानी देने का कारण सिर्फ यह है कि पत्ते साफ हो जाएं, तो रोज मत दिया करो अंकल, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अंकल ऑफेंसिव हो गए, कहते अपना काम कर, तू मजाक की बात नहीं कर रहा मैं उनको सही सलाह दे रहा हूं, पानी कभी पत्तियों से अंदर जाएगा ही नहीं यार। अकल लगाओ, मेरे को प्रोटीन की जरूरत है, मेरे को डोले बनाने हैं। क्या बनाने हैं? यहां से अंडे घुसेड़ूंगा मैं क्या? अंडे एक ही रास्ते से जाएंगे, वो आपको पता है, बोलो। अंदर जाएंगे, उसके बाद एब्जॉर्ब होंगे, फिर यहां जाएंगे। यहां से अंडे कहे चले जाएंगे यार? नहीं जा सकते ना। ऐसे बेटा ऑयल भी हमारी जड़ों से अंदर जाएगा। हाँ, कंडीशनर बालों में लगाया जाता है, सिरम, सिरम वो बालों में लगाया जा सकता है, स्ट्रेटनर्स, वेटनर्स, ब्लीच वो बालों में लगाती है, लेकिन शैम्पू और ऑयल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारे को कहां लगाने हैं? अब अगर आप सबने एक एड देखी होगी, बड़ी फेमस एड, कोई भी शैम्पू कंपनी की, मेरे को पता नहीं, उसमें वो अंकल कैसे खोपड़ी दिखाते हैं एक, और खोपड़ी के अंदर ऐसे करके एक बाल लगा होता है बेटा, है? इधर देखो, और उस इंदुलेखा कह रहे और इसके अंदर यहाँ पे वो जड़ दिखाते हैं। क्या जड़? फिर आपके पास केराटिन, प्रोटीन वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। अब होता क्या, अगर यहाँ से न्यूट्रिएंट जाएंगे तो ये कैपिलरी ट्यूब होती है, यहां से न्यूट्रिएंट अंदर घुसेंगे और फिर ये इसको एब्जॉर्ब करेगा, जस्ट लाइक प्लांट्स के अंदर जाइलम होता है। बोलो यार, तो ये सारा का सारा खेल किसका है? कैपिलरी एक्शन का। किसका है? तो कैपिलरी एक्शन क्या, अंग्रेजी पढ़ लो, उसके कुछ एग्जाम्पल लिखे, ये पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी पढ़ लो, फिर आगे बढ़ेंगे।
फाइन पोर्स, डॉटिंग पेपर समझते हो ना, कैपिलरी, वो क्रोमेटोग्राफी करवाते हैं, उसके बाद तौलिए के बारे में लिखा हुआ है और वो विक के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, लकड़ी, कहीं बाहर लोग बाथरूम के दरवाजे लकड़ी के बना देते हैं, उसमें क्या होता है, लकड़ी जैसे गलने लग जाती है, फूल जाती है, क्यों? क्योंकि वो पानी उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। या फिर आप सबको पता होगा हमारे दरवाजे कभी कभार ऐसा होता है, देखो हम कर तो क्या ही रहे, आजकल तो ऑल तो बड़े अच्छे पेंट्स आ गए हैं इनके लिए, लेकिन मान लो पोछा वोछा मारते हैं, पानी गिरता है तो वो पानी इसके नीचे जाता है और ये गेट क्या करने लग जाता है, पानी को एब्जॉर्ब, जिसकी वजह से वो फूल जाता है। वो सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं। डन, आगे बढ़े। अब राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, इसको हम कौन सा फॉर्मूला भी कहते हैं, एसेंट फॉर्मूला। जब भी एक लिक्विड ऊपर जाएगा तो कितनी ऊंचाई पे जाएगा, ये हाइट निकालेंगे आज हम, कितनी। बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं। चलो, सबसे पहले तो हमारे पास ये एक कंटेनर है कोई, थोड़ा इसको नीचे बना लेते हैं, और इस कंटेनर के अंदर कोई हमने फ्लूइड भरा हुआ है, और इस फ्लूइड के बीचों बीच हमने यहां पे एक क्या डाल दिए, कैपिलरी ट्यूब। क्या कैपिलरी ट्यूब इतनी बड़ी होती है, इतनी मोटी होती है? ये बस आपको समझाने के लिए, ताकि आप डायग्राम को समझ पाओ, बहुत छोटा बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्या इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड ऊपर राइज कर जाएगा? अब लेट अस सपोज वो कौन सा मेनिस्कस बनाएगा, कनकेव मेनिस्कस। कौन सा मेनिस्कस, कोई भी मान लेते हैं अभी। तो यहां पे सारा लिक्विड राइज कर गया इसके अंदर, यहां पे तो लिक्विड है ही। अब ये कितना राइज किया ये हमें कैलकुलेट करना है। लेट अस सपोज यहां से लेके यहां तक की जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है, h है, कितनी है। अब इस लिक्विड ने कितना राइज किया, इसके लिए हम पहले कुछ कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं। जैसे कि ये मेनिस्कस कौन सी शेप की है। अब क्या मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूं कि यहां पे एक हवा का एक ड्रॉप बना होगा। यार देखो, आपको मैंने बताया था कि जो हवा होती है उसके प्रेशर की वजह से ही मेनिस्कस जो है वो क्या बनता है, कनकेव। तो मैंने ऐसा इमेजिन कर लिया कि यहां पे एक क्या बना हुआ है, हवा का स्फीयर, ऑल्दो है नहीं बट वो प्रेशर तो लगा रहा होगा ना, और उसका रेडियस जो है वो मैंने यहां पे ले लिया है कैपिटल R, जो कि इमेजिनरी रेडियस है। क्या है? अब इस कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है वो है स्मॉल r। क्या है? इस कैपिलरी ट्यूब का भी तो रेडियस क्या होगा, स्मॉल r। अभी डायग्राम इतना अजीब हो गया कि मुझे इसे रिकंस्ट्रक्ट साइड में करना पड़ेगा, इसका इतना वाला हिस्सा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मेनिस्कस, बोलो। ये हमारे पास इसके ऊपर का गोला है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R, और ट्यूब का रेडियस कितना है, स्मॉल r। अब ध्यान सुनना, क्या यहां से अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये मेरे पास टेंजेंट आ गया, ये मेरे पास कंटेनर, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट आ गया। तो यहां पे ये कंटेनर का टेंजेंट, ये मेनिस्कस का टेंजेंट, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, बोलो। अब अगर आपको मैथ्स आती है तो ध्यान सुनना, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये कॉमन है तो ये एंगल भी थीटा हो गया। बेसिक मैथ्स, ये एंगल क्या है 90, ये भी क्या है, तो ये एंगल क्या है थीटा, क्योंकि ये कॉमन है। डन हो गया। तो यानी ये वाला एंगल जो है वो क्या हो गया, थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, आओ सबसे पहले तो कंसिडरेशंस लिख लेंगे थोड़ी सी एसेंट फॉर्मूला में। लेट अस टेक अ ट्यूब, लेट अस टेक अ ट्यूब ऑफ रेडियस छोटा r, let us take a tube of radius छोटा r in which liquid raised to height छोटा h, in which liquid raised to height छोटा h, full stop. If capital R यानी बड़ा R is the radius, if बड़ा R is the radius of the imaginary airdrop, of the imaginary airdrop, then अब एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, आप मुझे बताओ ये लिक्विड राइज क्यों हुआ था? प्रेशर के डिफरेंस की वजह से।
तो ये कब तक राइज होगा? वेरी गुड। अब तो ये राइज हो गया, इसका मतलब प्रेशर क्या हो गया होगा? बैलेंस। तो जो एक्सेस प्रेशर होगा क्या वो गॉस प्रेशर के बराबर हो जाएगा? अब एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला 2S/R, क्योंकि ये सोप नहीं है, ये बबल है, एक सिंगल ड्रॉप है मतलब। और एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला ρGH हो जाएगा। बोलो, यहां से हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा कितना? 2S/ρGR। सही कह रहा हूं? अब ये हमारे पास हाइट का फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन ये फॉर्मूला मुझे पसंद नहीं है। आपको पसंद है क्या? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? बस नो बोलना आता है। मेरे को ये पसंद, मेरे को ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आपको क्यों नहीं लग रहा? या लग रहा है तो बोल दो हाँ लग रहा है। चलो मैं बताता हूं। ये जो S है, दिस इज सरफेस टेंशन, एंड फॉर एवरी लिक्विड इसकी एक सर्टेन वैल्यू है, कोई टेंशन ही नहीं है। रो क्या है? कोई भी लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी होगी कुछ, G 9.8 लगभग रहेगा, बिकॉज कितना ही ऊपर जा रहे हैं, 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर। बचा कौन? R कैसे निकालोगे आप? R तो एक इमेजिनरी चीज है, R तो एक इमेजिनरी चीज है, तो क्यों ना यहां से R को हटाया जाए। तो ये फॉर्मूला आ तो गया, बट ये सही फॉर्म, मतलब ये फाइनल फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है? तो इस R का पंगा पड़ेगा, बिकॉज R तो इमेजिनरी है। तो अब हम मैथ्स लगा के क्या करेंगे, इस कैपिटल R को स्मॉल r में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, जो कि हम निकाल सकते हैं। वर्नियर कैलिपर से आप ट्यूब का क्या निकालो? डायमीटर, उसका आधा कर लो, रेडियस आ गया। अरे बोलो। तो पर कैपिटल R तो अच्छी चीज ही नहीं है ना। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब मुझे बताओ, ये एंगल थीटा है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें हाइपोटेन्यूज और बेस आता है? बोलो यार, कॉस थीटा। बोलो। अब बताओ मुझे, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन, तो बेस कौन है? R, और हाइपोटेन्यूज कौन है? कैपिटल R। बोलो। तो यहां से कैपिटल R का फॉर्मूला क्या आ गया? कैपिटल R का फॉर्मूला आ गया R अपॉन कॉस थीटा। इसे कौन सी इक्वेशन मान लो? सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब इस सेकेंड को कहां पुट कर दो? फर्स्ट में। पुटिंग सेकेंड इन फर्स्ट। तो हमारे पास जो हाइट का फॉर्मूला आया था, क्या आया था? 2S अपॉन में ρGR। R की जगह हम क्या पुट कर देंगे? R बाय कॉस थीटा। और यहां से हमारे पास हाइट का फॉर्मूला 2S कॉस थीटा बाय ρGR आ गया। अब क्या ये फॉर्मूला ठीक है? मतलब पहले से तो बहुत ज्यादा बेहतर है, बिकॉज अब इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं जानता नहीं। एंगल ऑफ कांटेक्ट हर एक लिक्विड का फिक्स्ड होता है, सरफेस टेंशन फिक्स्ड होती है, रो फिक्स्ड होता है, R जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, G भी कांस्टेंट हो गया। तो देखा जाए तो बाकी सारा डेटा आपको कहां से मिलेगा? किताब से। बस क्या कैलकुलेट करना होगा? R। और अगर आपने कोई कैपिलरी ट्यूब अभी खरीदी है तो उसके पर्चे पे भी लिखा होता है कि ये कितने मिलीमीटर का इसका डायमीटर है। चलो खैर, वो बात की बात है। डन है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा हूं। अब पूछ लूं या अभी रुकूं? पूछ लेते हैं। मान लेते हैं मैंने एक लिक्विड लिया, उस लिक्विड का नाम है मान लो पानी। मैंने पानी के लिए क्या नोट किया? सरफेस टेंशन। क्या नोट किया? एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या नोट किया? रो। क्या नोट किया? और फॉर्मूला और जो वैल्यू आई ना, उसने मुझे बताया कि ठीक है, अगर तू इतने रेडियस इतना करेगा तो तेरी जो हाइट आएगी वो आएगी 11 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? थैंक यू भाई। क्या आएगी? 11 सेंटीमीटर। क्या आएगी? तो मुझे जो ट्यूब है वो कितने सेंटीमीटर की लेनी चाहिए? ऑब्वियसली पता है 11 से ज्यादा की, 12, 13, 15 ऐसे करके लेनी चाहिए। बोलो मरो। मैंने क्या किया? मैंने एक ऐसी ट्यूब ले ली जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। कितनी है? यानी कि लिक्विड कितना उठने वाला है? ट्यूब कितने की ले ली? क्या होगा? देखो, इतनी मेहनत करके मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो लिक्विड बाहर आ जाएगा, ये तो आंसर नहीं हो सकता। इतनी तो अकल लगाया ही करो। चलो ठीक है, हो सकता हो भी। कितने बच्चे कह रहे बाहर आ जाएगा? जो मन में आए बोलो। चलो, कौन कौन कह रहे बाहर आ जाएगा? नहीं जरूर। क्या? कौन? पानी में डूब जाएगा? ओए
क्या शायरी वाली बात कर दी तुमने यार। पानी पानी में डूब गया, बहुत डीप बात है ये। फाउंटेन बन जाएगा कह रहा है, ओ कह रही है, सॉरी। हाँ जी, क्या होगा बताओ बेटा। हाँ जी, एब्जॉर्ब, ट्यूब डाली 11 सेंटीमीटर, फॉर्मूला कह रहा है पानी उठेगा। आपने ट्यूब ही कितने की ले ली, तो क्या होगा, उठेगा ही नहीं। एक आंसर है उठेगा ही नहीं, एक आंसर है ओवरफ्लो हो जाएगा, और एक आंसर है 5 सेंटीमीटर पे रुक जाएगा। और एक और दे दो प्लीज, एमसीक्यू बन जाएगा। जल्दी बताओ यार, मतलब नहीं उठेगा ही नहीं, वो तो पहले ही ऑप्शन है। फुवारा बेटा आंसर है, अगर आपने एक कैपिलरी ट्यूब ले ली जिसकी लेंथ इनसफिशिएंट है, क्या है, तो पानी जो है वो 5 सेंटीमीटर पे जाके ही, या कोई भी लिक्विड जो है 5 सेंटीमीटर पे जाके ही रुक जाएगा। ओवरफ्लो नहीं होगा लेकिन उठेगा। और कितनी हाइट पे जाके रुक जाएगा। यार एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, जैसे कि हमारे पास हाइट का फॉर्मूला क्या है, 2s cos थीटा बाय रो जी आर। अब मान लो पसीना है, आप सबको पता है पसीने की डेंसिटी चेंज होगी। कभी अगर आपने बॉडी में पानी की कमी है तो पसीने की डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसमें नमक ज्यादा होगा, सॉल्ट ज्यादा होगा। अगर आपने पानी बहुत पी रखा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो डेंसिटी तो वेरी करती रहती है, लेकिन हमारी जो स्किन है उसमें जो कैपिलरी ट्यूब्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स, वो तो फिक्स्ड है ना। तो आप मुझे बताओ, हद से ज्यादा अगर आपके ट्यूब इनसफिशिएंट हो तो पसीना सरफेस पे आएगा ना। कभी ऐसा होगा कि पसीना ऐसे फुवारा बन के बाहर आ रहा है, ये क्या मजाक कर रहे हैं। मान लो एक दिन आप पार्क में दौड़ लगा रहे थे और पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, अंदर डेंसिटी कम हो गई। कॉस थीटा तो चलो वेरी नहीं करेगा, जी वेरी नहीं करेगा, आर वेरी नहीं करेगा, लेकिन क्या क्या वेरी करवा सकते हो आप, सरफेस टेंशन और क्या, डेंसिटी। सरफेस टेंशन और क्या, डेंसिटी वेरी करवा सकते हो आप। तो उसके वेरी करने से, या चलो ठीक है समझ लो आपने एक तौलिया पहन रखा है, क्या पहन रखा है, अब आपके शरीर पे जो पानी, अगर आपको डेंसिटी चेंज करो, तौलिया उसको बस एब्जॉर्ब ही तो करेगा। अगर उसकी लेंथ इनसफिशिएंट रहेगी तो क्या, मम्मी ने तौलिया लपेटा हुआ था बालों में, तो तौलिया पानी को क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब। ऐसा ना कि वहां से बाहर आ जाएगा तौलिए से। अच्छा एक और बात बताओ, अगर आपने बत्ती को किस में डाल रखा है, तेल में, तो वो तेल को एब्जॉर्ब करता है, पर तेल थोड़ी ना गिरने लग जाता है बत्ती से बाहर, सरफेस पे आके रुक जाएगा भाई। वो बात समझ में आ गई। लेकिन सवाल उठता है ऐसा क्यों, मेन सवाल तो क्या है, ऐसा क्यों भाई। जब फॉर्मूला कह रहा था को 11 सेंटीमीटर पे उठना है, तो वो 11 पे उठा क्यों नहीं, वो 5 पे आके रुक क्यों गया। क्योंकि बेटा जैसे ही लिक्विड किस पे आएगा, सरफेस पे आएगा। किस पे आएगा, जैसे ही 5 पे आएगा, क्या ऐसा कहना ठीक है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 90। सरफेस पे आते ही मेनिस्कस हमेशा प्लेनर हो जाती है, और प्लेनर होगी तो कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 कितना होता है, 0। फर्दर हाइट 0 हो जाएगी, फर्दर हाइट। आओ पढ़ने हो क्या लिखा हुआ है, राइज ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। लिख लेंगे, अगर लिखा हुआ है तो थोड़ा आसपास मैनेज कर लेंगे। इसमें लिखो, आप लोग रजिस्टर में लिख लो चाहे, और आप लोग तो उसी में लिखवाने वाले, आप लोग रजिस्टर में लिख लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं थोड़ा आसान भाषा में भी लिखवा देता हूं। हेडिंग डाल लो सबसे पहले तो इसकी, राइज ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। लिखा, लिखो भाई उसके आगे, if we take a tube of length less than the length according to Ascent formula, if we take tube of length less than the length according to Ascent formula, then liquid will rise to the surface of the tube only. Liquid will rise to the surface of the tube only. Will rise to the surface of the tube only, and there will be no overflow,
and there will be no overflow as at the surface theta becomes 90. थीटा मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट becomes 90. थीटा के ब्रैकेट में प्लीज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जरूर लिख लेना, क्योंकि आपको पढ़ते वक्त याद नहीं आएगा ये. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट becomes 90 and cos 90 is equal to 0. So further height will become 0. भाई क्वेश्चन नहीं है, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है. फर्दर हाइट विल बिकम 0. बात समझ में आ गई? ठीक है. कोई सवाल मन में चल रहा हो करें नोट.
ठीक है, ठीक है।